हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी हैव अ न्यू वीडियो और ये टॉपिक है चैप्टर 19 मार्क्सवाद का। मार्क्सवाद में जो ये अलग अलग लुकाकस, ग्राम्सी और फ्रैंकफर्ट जो स्कूल की अलग अलग इन्होंने अपनी विचारधारा दे रखी है। इस टॉपिक पे आज हम बात करते हैं। तो इसमें से जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर में बने हुए हैं वो क्वेश्चंस हैं कि सबसे पहले 2020 में बना हुआ है कि जो जॉर्ज लुकाकस है उसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का उसने खंडन किया है, तो वो क्या है। ग्राम्सी जो है उसके वर्चस्व से क्या मतलब है, उसने मार्क्सवादी रूढ़िवादी जो स्थिति है उसको कैसे बदला है। जो ग्राम्सी है उसके संदर्भ में उसका क्या योगदान रहा है राजनीतिक सिद्धांत में, वो 2014 में पूछा गया है। आधार और अधिसंरचना के संबंध में जो एंटोनी ग्राम्सी है उसका विचार क्या क्या है। इन्होंने अलग अलग 3-3, 4-4 पॉइंट्स में अपने अपने जो विचार हैं उनको दिया है। फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है उसका योगदान क्या है 2016 और 17 में पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट ही है। जैसे कि 3 बार तो ग्राम्सी के बारे में पूछा गया है, 2 बार फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में आया हुआ है, जॉर्ज लुकाकस के बारे में 1 बार पूछा गया है। तो हमें पता होना चाहिए, नॉर्मली रीडिंग कभी थोड़ा सा भी हो जाए तो हो जाएगा वो। जैसे जॉर्ज लुकाकस है तो जो उनका जन्म वगैरह है ये चीज़ें याद मत करो क्योंकि ये चीज़ें याद रहेंगी भी नहीं। सबसे पहले इसका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, इसका खंडन कैसे करता है उसकी बात करते हैं। ये जॉर्ज लुकाकस है वो मार्क्स की वो कहता है कि जो मार्क्स की भविष्यवाणी है, मार्क्स ने जो भविष्यवाणी दी है वो सही नहीं है। मार्क्स ने ये बात कही थी कि जो पूंजीवाद है वो अपने चरम पे पहुंच जाएगा तो एक सर्वहारा क्रांति होएगी और वो पूंजीवाद जो है वो उखाड़ फेंकेगा और उसकी जगह साम्य समाजवाद जो है वो स्थापित हो जाएगा। तो लुकाकस कहते हैं कि जो मार्क्सवाद की जो ये भविष्यवाणी थी कि भाई पूंजीवाद अपने चरम पे पहुँच के समाजवाद स्थापित हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। वो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के दौरान हमने ये देखा है कि जो पूंजीवाद है वो फलता ही फूलता रहा, आगे भी चलता ही रहा। उसके बाद जो लुकाकस है उसने ये तर्क दिया है कि जो पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के लिए केवल एक सर्वहारा मात्र का होना ही, सर्वहारा जो वर्ग है उसका मात्र होना ही पर्याप्त नहीं है। जो क्रांति करेगा, जो मजदूर वर्ग है वो क्रांति करे, उसका होना पर्याप्त नहीं है। वो ये बात कहता है कि सर्वहारा के अस्तित्व के साथ उसमें क्रांतिकारी चेतना भी होनी चाहिए, क्रांति करने की उसमें चेतना होनी चाहिए, उसमें हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है, होना भी ज़रूरी है। और इसके आलोचक थे मार्क्सवाद अन्य विज्ञानों की भांति कोई विज्ञान है। उसने ये कहा है, वे इस तथ्य के आलोचक थे कि जो मार्क्सवाद है अन्य जो भौतिक विज्ञानों की भांति एक विज्ञान को है इस बात की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने एंग्लिस के इस बात की भी आलोचना की मानवीय व्यापार जो है द्वंद्वात्मक कानून के द्वारा संचालित होता है, मानवीय व्यवहार है जो कानून बनते हैं उनके द्वारा संचालित होता है। तो इसका जो मेन मोटिव था उसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का खंडन किया। उसने ये बात कही कि जो सर्वहारा वर्ग है केवल वही पर्याप्त नहीं है क्रांति के लिए, केवल वही पर्याप्त नहीं है पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के लिए, उसमें एक क्रांतिकारी जो चेतना है वो भी होनी ज़रूरी है। तो वो ये कहते हैं जो कि क्रांतिकारी चेतना है उसने चेतना की भूमिका पर ही मेन बल दिया। उसने कहा है कि जो ये विचार है भौतिक संसार का दर्पण नहीं होता, जो उसका प्रतिबिंब नहीं होता। मार्क्सवाद ने ये बात के जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उसका उसने खंडन किया है। ग्राम्सी ने इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है कि आर्थिक आधार पर वैचारिक राजनीतिक अधिसंरचना को निदात करता है। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर अपना अधिकार कैसे स्थापित करता है। तो उसने इसको कैसे के उसमें प्रश्न का उत्तर दिया है। उन्होंने तर्क दिया है कि एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर शासन आर्थिक या भौतिक शक्ति पर मात्र निर्भर नहीं करता। वो कहते हैं कहीं ना कहीं आर्थिक या भौतिक शक्ति पे इनका जो शासन है या वर्ग है वो निर्भर नहीं करता। इस तथ्य पर निर्भर करता है कि एक वर्ग अपनी योग्यता के बल पर शासितों पर अपना सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य कैसे थोपने की क्षमता रखता है। मतलब उसमें क्षमताएँ कैसे हैं कि वो एक वर्ग जो है अपनी योग्यता के बल पर दूसरे पे अपना शासन थोप रहा है। लुकाकस शासकों की भौतिक शक्तियों की अपेक्षा जो उसकी चेतना है, उसकी जो ताकत है, शक्ति है, उसकी भूमिका पर अधिक बल देते हैं। वहाँ ग्राम्सी जो है भौतिक आधार के पीछे सांस्कृतिक पहलुओं की पे बल दे रहे थे, और लेकिन जो ये लुकाकस है उन्होंने चेतना की भूमिका पर बल दिया है। लुकाकस ने मार्क्सवाद का दार्शनिक संशोधन भी किया है। उन्होंने मार्क्सवाद, लेनिनवाद के अन्य जो भी पहलू हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगाया। उन्होंने ऐतिहासिक जो भौतिकवाद है उस पर भी प्रहार किया। जो मार्क्सवाद का ऐतिहासिक भौतिकवाद है उसने उस पर भी क्वेश्चन उठाए। उन्होंने तर्क दिया है कि एक सामान्य मार्क्सवाद का उदाहरण लें, मतलब कुछ एक जो आर्थिक कानून है वो निश्चित करेंगे क्रांति के लिए जो स्थिति है वो तैयार है या नहीं है। ये मार्क्सवाद ने एक तर्क दिया था पीछे, अभी नेक्स्ट जो उस वीडियो में बताऊँगी मैं, कि उसने एक ऐतिहासिक भौतिकवाद पे
का तर्क दिया था मार्क्सवाद ने कि जो आर्थिक जो वो है कानून वही निश्चित करेंगे कि क्रांति के लिए स्थिति तैयार है या नहीं है। उन्होंने दावा किया था कि भौतिक जो परिस्थितियां हैं वो इतिहास को नहीं बदल सकती हैं। सामाजिक क्रांति पूंजीवाद में विरोधाभास की तीव्रता का फल नहीं होती। सामाजिक क्रांति तो तब होती है जब एक वर्ग इन विरोधाभासों के प्रति संचेत होता है। तो इसीलिए जो लुकालस है उसने सामाजिक जो क्रांति है जो समाज में होती है उसमें ये बात कही है उसने कि जब क्रांति कब होती है कि जब मानवीय चेतना, मानव की जो चेतना होती है, मानव की जो क्षमता होती है वो उसको उस विरोधाभास को उत्पन्न करने में हो जाती है। मानवीय की रचनात्मक भूमिका है, मानवीय चेतना की ज़्यादा भूमिका बताई है लुकालस ने। उसने ये बात कही है कि उन्होंने मत व्यक्त किया है कि उत्पादन के जो साधन हैं, शक्तियां हैं तथा संबंधों में विरोधाभास जो है वो अपने आप समाज में परिवर्तन नहीं लाते। सर्वहारा वर्ग जो है रूपी एक मानवीय पात्र इस विरोधाभास को समझ नहीं लेता। कहीं ना कहीं सर्वहारा जो वर्ग है वो खुद ही एक मानवीय पात्र जो है वो इस विरोधाभास को नहीं समझ पाता। इस तथ्य को 2 शब्दों में बताया कि प्रधात पहले आता है। उसने एक अर्ध हेगलवादी जो है सोच वो उसने अपनाई है। उस सोच में वो याद कहता है कि सचेतन पहले आता है और प्रधात बाद में आता है। कि मतलब कि उसने ये बात कही है कि सबसे पहले सर्वहारा वर्ग का शोषण वगैरह उनसे होने से पहले क्रांति के लिए सर्वहारा वर्ग का जो शोषण है या अलगाव है उनके प्रति उन्हें सचेत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही क्रांति आ सकती है। तो सर्वहारा वर्ग को इस विरोधाभास के सजग होना कि उसके समाधान खोजने की प्रक्रिया में व्यापक है जब वह अलगाववाद के अनुभव के रूप में काम करता है। सर्वहारा में विरोधाभास की चेतना प्रत्यक्ष रूप से नहीं उभरती है। वो कब उभरती है? जब विरोधाभास उभरता है कि वो अलगाव जब वो अलग रह के अलग उसमें की भावना के रूप में काम करता है। लुकायस का जो ये तर्क था वो भौतिक संसार के प्रतिकूल सामाजिक प्रकार की दुनिया में वस्तुपरक ऐतिहासिक कानून नहीं, मानवीय नियंत्रण के अधीन नहीं आते। वो ये कहता है जो कानूनें बनते हैं कुछ, ये मानवीय जो नियंत्रण है, मानव को नियंत्रण करने के अधीन नहीं बनते। तो लुकायस ने जो ये बात कही है, सबसे पहले लुकायस का जो सबसे फर्स्ट बात थी वो थी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का खंडन करना। तो इसमें उसने सबसे पहले ये बात कही कि जो मार्क्स की भविष्यवाणी स्टार्टिंग की जो ये थी कि जो पूंजीवाद अपने चरम पे आ जाएगा और वो उस टाइम पूंजीवाद अपने चरम पर आ जाएगा और सर्वहारा क्रांति होएगी और पूंजीवाद की जगह को उखाड़ फेंकेगी और वहाँ समाजवाद का अस्तित्व स्थापित होगा। तो कहीं ना कहीं इस भविष्यवाणी का उसने खंडन किया और उसने ये बात कही कि 20वीं शताब्दी तक भी पूंजीवाद जो है वो फल और फूल ही रहा है। तो उसने ये बात कही कि सिर्फ जो है सर्वहारा वर्ग में जो है सर्वहारा वर्ग पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने में सक्षम नहीं है। उनमें सर्वहारा वर्ग जो है उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेतन होना चाहिए, उनमें क्रांति जो होनी चाहिए। और क्रांति कैसे होनी चाहिए? जब उन्हें स्टार्टिंग से ही अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, चेतना की उनमें भूमिका होनी चाहिए, उनमें इतना बल होना चाहिए कि वो क्रांति कर सके। और उसने ये बात कही है सबसे पहले जो अर्ध हेगल वाली सोच उसने अपनाई थी, उसने ये बात कही सचेतन पहले होने और प्रधात बाद में आता है। कि मतलब कि सबसे पहले सर्वहारा वर्ग बाद में ही अस्तित्व में आएगा, उससे पहले तो उसे चेतना का अनुभव होना चाहिए, उससे सजग होना चाहिए, वो अपने अधिकारों के प्रति और उसमें चेतना की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। तो यही चीज़ आती है सबसे फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें लेनिन की अर्गनी धारा का परित्याग। उसमें ये बात कहते हैं कि लुकायस की उपयुक्त स्थिति लेनिन द्वारा प्रतिपादित साम्यवादी दल की भूमिका से संबंधित धारणा का परित्याग। सर्वहारा वर्ग जो है अर्गनी है। वो ये बात कहता है, लुकायस कहता है क्रांति लाने के लिए सर्वहारा में क्रांति की चेतना किसी बिचौले के माध्यम से नहीं आती। वो ये बात कहता है जो क्रांति आती है वो जो सर्वहारा वर्ग में आनी चाहिए वो किसी बिचौले के माध्यम से नहीं आती या नहीं आएगी भी। वो कहता है कि सीधा शोषण या अलगाव के सहने के बाद, अगर हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमारे साथ अलगाव हो रहा है, हम सहने के बाद ही हमारे में इंस्टेंटली जो आएगी, जो क्रांति आएगी वो तब आएगी जब हम अपनी उसमें चेतना जब है तब उत्पन्न होएगी क्रांति की चेतना। मजदूरों के परिषद के माध्यम से आएगी। वो किसी और के द्वारा एक अलग से संगठन बनाने की बात कर रहा था मार्क्सवाद अपने दूसरे विचारकों में कुछ, तो वो उस बात पर खंडन करके कहता है कि वो दूसरों के द्वारा नहीं आएगी। दूसरे जब वो बनाएंगे किसी दलीय संगठन के द्वारा नहीं आएगी। सर्वहारा को अपना ऐसा सचेतन बिना किसी भारी सहायता के प्राप्त होना चाहिए, मतलब बिना भारी सहायता के ही उसमें प्राप्त होना चाहिए, में क्रांतिकारी चेतना जो है उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसा चाहे मजदूरों के परिषदों के माध्यम से आएगा, ना कि दलीय संगठन जो अगर हम बनाएंगे तो उसके द्वारा आएगी। तो उसने सेकंड बात में ये बात कही कि लेनिन की अर्गनी धारणा का परित्याग किया है उसने, कि भाई उसने पहले लेनिन ने एक अर्गनी धारणा बनाई थी जो कि हम पहले बाद में पढ़ेंगे भी।
उसमें ये बात कही थी कि मज़दूर जो है वो अपने आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं है, तो उसने एक तीसरे वर्ग को भी इंक्लूड किया था कि वो मज़दूरों की हेल्प कर दें उनकी आवाज़ उठाने में। तो लेकिन उसने यहाँ पे लुकालस ने जो है उसका विरोध करके ये बात कही है, उसकी आलोचना करके कही है कि क्रांति जो होती है वो तीसरे वर्ग के द्वारा नहीं लाई जा सकती, बल्कि जो सीधे जो शोषण जिसका शोषण हो रहा है और जो अलगाव को महसूस कर रहे हैं, जो सह रहे हैं, उनके द्वारा ही आई जाएगी। तो लेनिन की जो स्थिति है वो व्हाट इज़ टू बी डन, व्हाट इज़ टू बी डन 1903 में ये सर्वहारा में क्रांतिकारी सचेतन के माध्यम से आता है, तो उसमें इसने एक्सप्लेन करी है लेनिन ने अपनी स्थिति। तीसरा पॉइंट जो आया है वो ये कह रहा है कि पात्र और वस्तु में संबंध है। पात्र और वस्तु में संबंध है, उसमें ये कह रहा है चिंतनशील अचल ज्ञान की नकल का सिद्धांत है कि चिंतनशील अथवा जो भी है ये ज्ञान की नकल का सिद्धांत की बात करता है, झूठी वस्तु प्रकृति का बात करता है। कहता है कि वस्तु को जो पात्र है वो एक दूसरे के साथ एकल द्वंद्वात्मक में सह अस्तित्व की स्थिति में रहते हैं। सचेतन से इतिहास को बदला जा सकता है, जो सचेतन है उसी से इतिहास को बदला जा सकता है। और इसमें देखो, मैं जब सर्वहारा वर्ग पूंजीवाद में अपने आप को एक वस्तु, मात्र वस्तु देखना आरंभ करता है, तब वह मात्र वस्तु बनकर नहीं रह जाता, वह परिवर्तन का कर्ता और पात्र बन जाता है। जब सर्वहारा वर्ग है, अगर वो एक अपात्र उसमें अपने आप को देखता है तो वो वस्तु बनता नहीं है, वो उसमें पात्र बन जाता है। लुकास आगे ये तर्क देते हैं कि वस्तु और पात्र एक दूसरे के साथ जो अधिसंरचना है कि भांति संबंधित नहीं होते, वे तो एकल द्वंद्वाद में एक दूसरे के सह अस्तित्व की तरह रहते हैं। मतलब एक दूसरे का अस्तित्व जो है तभी बन के रहता है एक वस्तु और पात्र के उसमें। लुकायस के अनुसार सचेतन इतिहास की प्रक्रिया में मात्र प्रतिबिंब नहीं होता। सचेतन होना मतलब इतिहास में वो कहते हैं सचेतन मात्र प्रतिबिंब नहीं होता, मतलब एक प्रतिबिंब होता है, मिरर में अपना प्रतिबिंब दिखता है, वो नहीं होता सचेतन, अपितु एक ऐसा कर्ता माध्यम है जिसके द्वारा इतिहास को बदला जा सकता है। जहाँ सचेतन भौतिक परिस्थितियों का फल है, वहाँ ऐसी चालक शक्ति भी है जो भौतिक परिस्थितियों को बदल सकती है। तो वही कह रहा है कि सर्वहारा वर्ग में अगर सचेतन आएगा तो वो एक सह अस्तित्व की स्थिति के साथ आएगा। सचेतन जो सर्वहारा में आएगा और वो उस सचेतन से ही इतिहास जो है उसको बदला जा सकता है। उसमें जो भौतिक परिस्थितियां हैं उसका ही फल उत्पन्न होता है। भौतिक परिस्थितियां जो उसने परिस्थितियां सहन करी है उससे ही इसमें सचेतन आया है। तो कहीं ना कहीं वो परिणाम ही है भौतिक परिस्थितियों का, और उनसे ही जो है भौतिक परिस्थितियों को बदला जा सकता है। और सर्वहारा की जो है मुक्ति किससे होती है? जो मुक्ति होएगी वो सचेतन के द्वारा ही होएगी। तो उसने पात्र और वस्तु के उसमें संबंध बताते हुए सचेतन का और सर्वहारा का संबंध इसमें बताया है। तो 3 पॉइंट बताए हैं इसने। 3 द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का खंडन किया है, लेनिन की अर्गनी धारा का परित्याग किया है, और उसने पात्र और वस्तु के बीच में संबंध बताया है। तो यहाँ पे ये जो लुकालस है उसकी जो विचारधारा है, जो धारणाएं उसने दी हैं वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आता है एंटोनियो ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी जो होते हैं वो इटली में रहने वाले थे और गरीबी से उन्होंने जीवन जो था वो गरीबी के उन्होंने अपने जीवन में देखी थी। तो उसमें उन्होंने जो अवधारणाएं दी, सबसे पहले उसने आधिपत्य की अवधारणा दी है। आधिपत्य की अवधारणा इसमें अगर याद रही तो इसकी एक प्रिंसेस नोटबुक थी और मॉडर्न प्रिंस, ये इसकी रचनाएं थी ग्राम्सी की। तो अगर थोड़ा सा याद आ जाए तो इसको मेंशन कर देना, प्रिंसेस नोटबुक और ग्राम्सी प्रिंसेस। तो इसमें अन्य संरचनाएँ जो इसने और लिखी थी ये संबंधित थी। आधिपत्य की अवधारणा उसमें ये कहते हैं जो शासकीय वर्ग है वो अपना आधिपत्य स्थापित करता है। तो जो वो शासकीय वर्ग जो होता है वो अपना आधिपत्य कैसे स्थापित करता है? बल का प्रयोग करके, उसकी आर्थिक शक्ति का प्रयोग करके, या जो शासक है उनकी सहमति के द्वारा जो भी है उनका उल्लेख करके वो स्थापित करता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो पूंजीवादी वर्ग है वो जो अपना प्रभुत्व स्थापित करता है वो केवल बल के माध्यम से स्थापित नहीं करता। जो गैर उत्पीड़क तरीके भी हैं अलग अलग से, उनके द्वारा भी वो अपना जो स्थापना है वो करता है। जो शासकीय वर्ग है वो अपनी जो मूल्य और विश्वास है वो उस पर थोपता है। शासकीय वर्ग समाजीकरण के मतलब शासित है जो भी अपनी संस्कृति है वो दूसरे पे थोपता है, और जो सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित करता है अपना, सबसे पहले वो सांस्कृतिक आधिपत्य भी स्थापित करता है। अपनी जो संस्कृतियाँ हैं दूसरे वर्गों पे थोपता है, उनको वो अपना एक सांस्कृतिक आधार बना लेता है।
तो इसीलिए शाशीवर जो अपना आधिपत्य स्थापित करता है वो अपनी स्थिति जो है उसको सुदृढ़ करने के लिए जो अन्य वर्ग है वो उसके साथ समझौता करता है। या तो पहले तो आधिपत्य स्थापित करता है, उसमें वो सांस्कृतिक जो आधिपत्य स्थापित करता है, और दूसरा वो क्या करता है अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वो अन्य वर्ग के साथ समझौता कर लेता है, एक ऐतिहासिक गुट बना लेता है, शासन करने की सहमति प्राप्त कर लेता है, शासन करने की सहमति जो है उनसे प्राप्त कर लेता है। आर्थिक कारक की अपेक्षा विचार और संस्कृति कारक जो है केंद्रीय स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। वो विचारों जो संस्कृति कारण जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए हैं। आधिपत्य उस वर्ग को अन्य वर्गों से समझौते आदि के कारण होता है। तो इसने 2 वर्ग बताए हैं। इसने ये बात कही है, आधिपत्य की अवधारणा दी है ग्रामसी ने ये बात कही है जो शासक वर्ग है वो अपना आधिपत्य स्थापित करता है, जो शासितों हैं उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है, बल के द्वारा करता है या शासितों की सहमति के आधार पर करता है। सबसे पहले जो आधिपत्य स्थापित करता है सबसे पहले वो अपनी जो संस्कृति है वो अपनी संस्कृति को दूसरों पर लागू करवाने का प्रयास करता है, उन पर थोपने का प्रयास करता है और अपना एक सांस्कृतिक जो आधिपत्य है वो स्थापित करता है। उसके बाद अपनी जो स्थिति है, अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत बनाने के लिए, उसको सुदृढ़ बनाने के लिए वो अन्य वर्ग से भी ये समझौता करता है, समझौता से करवाता है या साथ में समझौता कर लेता है, एक ऐतिहासिक गुट बना लेता है अपना। तो इस आधार पर वो अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। तो पहला है आधिपत्य का। दूसरा है बुद्धिजीवियों की भूमिका। ये प्रश्न उठता है कि जो शासक वर्ग है वो अपना आधिपत्य स्थापित तो कर लेता है, लेकिन उस शासक वर्ग को अपना आधिपत्य स्थापित करने में शासकीय वर्ग को बुद्धिजीवियों की सहायता से वो अपना आधिपत्य स्थापित करने में बुद्धिजीवियों की आवश्यकता पड़ती है। तो बुद्धिजीवी जो होते हैं उनकी सहायता से वो स्थापित करता है। बुद्धिजीवी जो होते हैं वो क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बुद्धिजीवी को यहाँ पे 2 श्रेणी में बांटा गया है। सबसे पहले एक होता है परंपरागत बुद्धिजीवी जो पुराने बुद्धिजीवी थे, और एक होता है जैविक बुद्धिजीवी। जो परंपरागत बुद्धिजीवी होते हैं वो किसी एक वर्ग से नहीं जुड़े होते, वो स्वतंत्र बुद्धिजीवी होते हैं, और जो जैविक बुद्धिजीवी होते हैं वो शासकीय जो वर्ग है उससे जुड़े होते हैं। तो यही है जो आधिपत्य स्थापित करता है शासक वर्ग, वो बुद्धिजीवियों की सहायता से कर देता है। और बुद्धिजीवी 2 प्रकार के बता रखे हैं, इस तरह से इसे एक्सप्लेन कर देना। जो बुद्धिजीवी जनसाधारण से जुड़े होते हैं वे समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए कार्य करते हैं और क्रांति के लिए नेतृत्व भी प्रदान करते हैं। तो ऐसे बुद्धिजीवी होते हैं सर्वहारा से भी उभरते हैं। तो तीसरा पॉइंट आ रखा है प्रैक्टिस का दर्शन। इसमें ये बात करता है वही प्रिजन नोटबुक में उसने ग्रामसी ने ये बात कही गई है। प्रैक्टिस का सिद्धांत दिया है वो एक अहदलवाद का सुधार और उसका विकसित रूप है। उसने ये बात कही है कि प्रैक्टिस का सिद्धांत जो है दर्शन जो है सिद्धांत और व्यवहार की अंतक्रिया है। सर्वप्रथम ऐतिहासिक स्थिति को समझने की बात कही है। ये सक्रिय होना या कुछ करने की संभावनाएं जो होती हैं उनसे हमें ज्ञान, इसमें जो लिखा हुआ है मैं पहले वो पढ़ती हूँ थोड़ा सा। यह सिद्धांत और व्यवहार का संगम इस रूप में है कि सिद्धांत व्यवहार को समृद्ध करता है और व्यवहार सिद्धांत को। मार्क्स ने प्रैक्टिस की धारणा को थीसिस ऑफ फ्यूबैक में विवेचना की है। ग्रामसी ने मार्क्सवाद को प्रैक्टिस का सिद्धांत बताया है। वे स्वयं भी व्यवहारिक क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित रहा है। ग्रामसी का मानना था कि मनुष्य अपने और अपने साथियों के विकास को प्रभावित कर सकता है यदि उसे इस तथ्य का स्पष्ट ज्ञान हो, उसके समक्ष कुछ करने की संभावनाएं खुली हो। इसके लिए सर्वप्रथम उसे अपनी ऐतिहासिक स्थिति को सबसे पहले उसे अपनी ऐतिहासिक स्थिति को समझना होगा जिसमें वो अपने आप को पाता है। यदि वह अपनी स्थिति को जान जाता है और उसके लिए उस स्थिति को बदलने के लिए सक्रिय भाग लेता है, यह कठिन नहीं होता। बदलने के लिए सक्रिय होने के लिए स्थिति को समझना अनिवार्य होगा। तो ये इसमें सबसे पहले प्रैक्टिस का सिद्धांत में ये बात करता है ग्रामसी की जो सर्वप्रथम सबसे पहले हमें अपनी स्थिति, जिस स्थिति में हम रह रहे हैं उस स्थिति को समझना होगा। अगर हम अपनी स्थिति को समझ लेंगे, अपनी स्थिति के प्रति अगर हम अपनी स्थिति को समझ लेंगे, सक्रिय होएंगे इसके आधार पर कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है और हम क्या चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, हम ज्ञान के प्रति सक्रिय होंगे, हम ज्ञान का अनुभव करेंगे, कुछ करने की जो संभावनाएं हैं हम उसको खोजेंगे। पहले हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम अपने भी मनुष्य अपने साथियों का भी और खुद का भी विकास कर पाएगा। लेकिन विकास करने के लिए उसको सबसे पहले उस संभावनाओं की खोज करनी होगी जो उसके पास है, उसने उस संभावनाओं का ज्ञान लेना होगा, ज्ञान प्राप्त करना होगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे सक्रिय होना पड़ेगा। सक्रिय होने के लिए सबसे पहले उसे ये पता होना चाहिए कि वो किस स्थिति में है। उसको सबसे पहले अपनी स्थिति को समझना होगा। स्थिति को समझेगा फिर वो सक्रिय होगा, उसके बाद वो संभावनाएं देखेगा, फिर वो ज्ञान प्राप्त करेगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही वो अपना विकास कर सकता है। तो ये बात इसने कही है प्रैक्टिस का दर्शन में। उसने एग्जाम्पल इस बात पर दिया है कि जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है कि प्राकृतिक संसार के एक भाग होने के रूप में व्यक्ति उस प्राकृतिक संसार के साथ संबंध नहीं जोड़ सकता।
वह तो प्राकृतिक संस्था के साथ तब संबंध जोड़ता है जब वह कार्य और तकनीक के द्वारा उस पर काम करता है। जब हम प्रकृति से डायरेक्ट संबंध नहीं जोड़ सकते, लेकिन अगर हम प्रकृति के कुछ जो हमें मिले हैं उन पर हम कार्य करेंगे तभी हम उसके साथ संबंध जोड़ पाते हैं। जैसे कि ज़मीन के एक टुकड़े पर खड़े होने मात्र से हमारा संबंध उस ज़मीन के टुकड़े के साथ नहीं जुड़ जाता। उस संबंध के टुकड़े के साथ हमारा संबंध जब जुड़ता है जब हम उस ज़मीन पर हल जोतते हैं और बीज डालते हैं या फल काटते हैं। तो एग्जाम्पल यही दे रखा है कि एक बंजर ज़मीन जो है उससे हम स्वयं को नहीं जोड़ पाते। अगर हम उसमें बीज डालेंगे, हल जोतेंगे, उसमें मेहनत करेंगे तभी हमें उसके परिणाम मिलेंगे और हमें तभी उससे हम अपने संबंध जोड़ पाएंगे। तो ऐतिहासिक सचेतनता और ऐतिहासिक परिस्थितियों की समझ है कि एक व्यक्ति स्वयं को जिसमें पाता है उसमें अपने आप की परिस्थितियों को बना पाता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हम किस परिस्थिति में, उसी के बाद हम अपनी परिस्थिति को बना पाएंगे। तो यही बात करता है। और इसका फोर्थ पॉइंट है कि आधार और अधिसंरचना के बीच संबंध और ऐतिहासिक गुट की अवधारणा। मार्क्स ने मत दिया था कि किसी भी समाज में तब परिवर्तन नहीं हो सकते, तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक परिवर्तन अनुकूल परिस्थिति तैयार नहीं हो पाती परिवर्तन के लिए। तो मार्क्स ने ये बात कही थी। एक समाज को दूसरे समाज में तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि उस समाज में आर्थिक संबंधों से संबंधित सब प्रकार का विकास नहीं हो जाता। लेकिन ग्रामसी जो है उन्होंने ये बात लिखी कि कोई भी समाज व्यवस्था तब तक नष्ट नहीं हो सकती, किसी को भी नष्ट करना हो तब तक जब तक कि उसमें निहित उत्पाद की शक्ति संपूर्ण रूप से विकसित नहीं होती, और तब तक नवीन उच्चतर उत्पाद के सिद्धांत उदित नहीं होते जब तक कि पुराने समाज के कोख में उनके अस्तित्व से जुड़ी भौतिक परिस्थिति निर्गत होती है। तो मेनली जो इस ग्रामसी ने इसमें ऐतिहासिक गुट की अवधारणा दी थी। ऐतिहासिक गुट में वो कहते हैं कि पुरानी व्यवस्था है जब अपनी चरमरा रही होगी, अपने चरम पे होगी, उस स्थिति का लाभ उठाने के लिए जो उसमें इच्छाएँ और अंतर्दृष्टि होगी उसकी बात करते हैं, वो ऐतिहासिक गुट की बात करते हैं। ग्रामसी ने यहाँ पे जो द्वंद्व है उसका अर्थ ये लिया है कि बुद्धिजीवी तो जनसाधारण में अंतक्रिया होना द्वंद्व है। ऐतिहासिक घटनाएं जो है उसमें वाद विवाद या प्रतिवाद के रूप में संबंध करना, या अधिसंरचना जो संरचनाएं हैं उसमें संबंध स्थापित करना। क्रांति की तैयारियां लोगों के बीच में सचेतन बड़े परिवर्तन है। भौतिक संसार में द्वंद्व संसार के द्वंद्व से भिन्न होता है, जो भौतिक संसार में द्वंद्व होता है। तो इसमें आधार संरचना ये बात कर रहा है कि भाई परिस्थितियाँ जो है केवल सही नहीं है, ऐतिहासिक गुट भी होना चाहिए। ऐतिहासिक गुट के लिए हमें सबसे पहले जो लोग हैं ऐसे लोग होने चाहिए जो स्थिति का लाभ उठा सके। तो इसमें इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें अगर ये थोड़ा सा इसको लास्ट में जो पैराग्राफ लिखा है ये थोड़ा सा रिलेट करते हुए लिखा हुआ है कि यह देखा जाता है कि लुकायस और ग्रामसी में बहुत कुछ जो है वो एक समान है, लेकिन दोनों ने मार्क्स से ऐतिहासिक भौतिकवाद को समझने के लिए सांस्कृतिक और दार्शनिक कारकों की भूमिका पर बल दिया है। दोनों ने सांस्कृतिक और दार्शनिक जो कारक हैं उसकी भूमिका पर बल दिया है। दोनों ने मार्क्स में हेगल के जो आदर्श तत्व हैं उसको उभारने का प्रयास किया है। दोनों ने भौतिक शक्तियों की अपेक्षा सचेतन को अधिक महत्व दिया है, कि मतलब सचेतन चेतना को अधिक महत्व दिया है। दोनों ने आधार और अधिसंरचना के संबंध में नई रोशनी को देखने का भी प्रयास किया है। तो इसी उसमें ये चीज़ ग्रामसी वाला भी एंड हो जाता है। ग्रामसी वाले में इसमें 4 पॉइंट है। आधिपत्य की अवधारणा, बुद्धिजीवियों की भूमिका, प्रैक्टिस का दर्शन, और लास्ट में है आधार और अधिसंरचना के बीच में संबंध है, और ऐतिहासिक गुट की जो अवधारणा है। उसके बाद नेक्स्ट बनता है फ्रैंकफर्ट स्कूल का। फ्रैंकफर्ट स्कूल का आलोचकीय सिद्धांत है ये। 1923 में एक सामाजिक अनुसंधान और दर्शन शास्त्रियों का समूह था फ्रैंकफर्ट स्कूल, ठीक है। इसका अध्यक्ष जो था वो था मैक्स होमरकेयर। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो ऑडर्नो, पॉलक, एरिक फ्रॉम, न्यूमॉन और हर्बर्ट मार्केज यूएस के आलोचक कहे गए हैं। वो हर प्रकार के जो प्रभुत्व है और जो शोषण है उसका विरोध करते हैं। वो स्टालिनवाद, समाजवाद के आलोचक भी हैं। कहीं ना कहीं ये कहते हैं राजनीतिक आर्थिक मुद्दों की अपेक्षा इन्होंने सांस्कृतिक और वैचारिक मुद्दों से ये ज़्यादा जुड़े हुए थे। सांस्कृतिक और वैचारिक मुद्दों से ज़्यादा जुड़े हुए थे। सभी प्रकार के प्रभुत्व का विरोध किया है इन्होंने। तो इन्होंने ये बात कही है, सभी जो विचारधाराएं हैं उनकी आलोचना करी है इन्होंने, क्योंकि सभी प्रकार की विचारधाराएं जो है वास्तविकता ब्यौरा नहीं देती, मतलब एग्जैक्टली जो चीज़ है वो हमें नहीं पता लगती। तो इन्होंने विचारधाराओं का ही विरोध किया। विचारधाराएं का विशेष रूप से विरोध करते हैं जो शोषण और अलगाव की स्थितियों को छिपाने की या वैधता प्रदान करने का प्रयास करती है, जो मतलब अपनी वैधता ही दिखाती है, या जो शोषण की चीज़ों को छिपाने की विचारधाराएं होती हैं। इसलिए मेनली उनका ज़रूर विरोध किया है, और मोस्टली सभी विचारधाराओं का विरोध किया है। उनके से विचारधाराओं का आलोचना विश्लेषण करके फ्रैंकफर्ट स्कूल के विद्वान उसमें निहित प्रभुत्व की जड़ों को खोज करना चाहते हैं।
उन्होंने लोगों में सचेतन जगाने और क्रांतिकारी क्रियाओं के लिए तैयार करने का यत्न किया है। वही सचेतना जगाने का यत्न किया है। उनका लक्ष्य क्या था? मार्क्स के लक्ष्य की भांति समाज में मार्क्सवादी परिवर्तन करना उनका लक्ष्य था। इनके 2 लक्ष्य थे, समाज की आलोचक थे ये, और क्लासिकल जो सिद्धांत थे उससे वो असहमत थे। इन्होंने क्या करा है? इन्होंने ये बात कहा है कि विचारकों ने कि जो सांस्कृतिक और दार्शनिक जो सामाजिक दर्शन है, जो प्रथाएं और जो व्यवहार हैं, उनकी आलोचना उन्होंने की है। उन्होंने ये बात कही है, जो पूंजीवाद के दायरे में जो भी उत्पन्न नीरस जीवन से भागना होता है, अथवा जो असमानताओं को मानवकृत न मानकर जो प्राकृतिक जो ईश्वरकृत मानते हैं, इन्होंने उसकी आलोचना की है। रूढ़िग्रस्त जो मार्क्सवाद है उसका निरोधन किया है। रूढ़िग्रस्त मार्क्सवाद की जो अवधारणा है उसकी आलोचना की है। इन्होंने ऐतिहासिक जो भौतिकवाद है उसकी मार्क्सवाद की अवधारणा, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है कि भाई जो मार्क्स ने कहा है कि जो सभी ऐतिहासिक घटनाओं को आर्थिक के संदर्भ में देखते हैं, तो उसने उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है कि आर्थिक आधार पर नहीं देखे जाता है। कहीं ना कहीं जैसे इसका देखा गया है तो ये सांस्कृतिक मुद्दों पर ज़्यादा वो करते हैं ना, तो इसने आर्थिक मुद्दों पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। उसने मानवीय आत्मप्रता की जो भूमिका है उसको भी कम महत्व बताया है। सभी समाजों में उत्पाद के जो संबंध है और उत्पाद की जो शक्ति है उसमें विरोधाभास जो होते हैं वो एक जैसे परिणाम होते हैं। उसने रूढ़िग्रस्त मार्क्सवाद की जो मान्यता थी उसकी बात करी है, जैसे कि ये तथ्य है कि लोग इन विरोधों से किस दृष्टि से देखते हैं, उन्हें किस प्रकार से हल करते हैं। उसने इस तथ्य पर निर्भरता दिखाई है अपनी। उन्हें मुक्ति की खोज की है। कहीं ना कहीं फ्रैंकलिन विद्वान ने रचनाओं के मुख्य प्रवक्ता और प्रभुसत्ता और सत्ता थे। उनके मुद्दे जो थे प्रभुसत्ता के और सत्ता के मुद्दे थे। उन्होंने तर्क दिया है कि उदारवादी जो समाज है, समाज में प्रभुसत्ता और सत्ता को विवेक के नाम पर उचित ठहराया जाता है, जिन्हें उन्हें असहायक परिमितता की बात कही है। मानवीय विज्ञान में समाज के अध्ययन का लक्ष्य लोगों पर नियंत्रण या नियमन करना ना होकर उन्हें सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति दिलाना है। तो वो कहते हैं कि मानवीय विज्ञान जो है उसमें समाज का अगर अध्ययन करना है तो उसका लक्ष्य उन्हें जो भी सभी प्रकार के बंधन है उससे मुक्ति दिलाना है। फ्रैंकफर्ट स्कूल को एक जवाबी संस्कृति कहा गया है। फ्रैंकफर्ट स्कूल के सिद्धांत सत्तावादी पारिवारिक संगठन और शिक्षा के सामाजिक प्रक्रियाओं की भी आलोचना करते हैं। वो यौन जो स्वतंत्रताएं हैं उनका पक्ष लेते हैं। राजनीतिक दल या बाजारू जो भी शोध विज्ञापन एजेंसियां होती हैं वो जनमत के साथ जोड़ती हैं, उनका खंडन करते हैं। कहीं ना कहीं वो मुक्ति की खोज करते हैं। वो जो भी बंधन है उससे मुक्त की बात करते हैं। रूढ़िग्रस्त जो मार्क्सवाद है, जो रूढ़िग्रस्त मार्क्सवाद और मार्क्स के जो भौतिकवादी जो है ऐतिहासिक भौतिकवाद है उसमें जो वो हर चीज़ को आर्थिक के संदर्भ में देखता है उसका खंडन करते हैं, और सभी प्रकार के जो भी विरोध हैं उसका खंडन करते हैं। विचारकों की आलोचना करते हैं। तो इस तरह से ये फ्रैंकफर्ट स्कूल की आलोचना है। 3 पॉइंट इसमें दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन में ये तीनों के बारे में बता रखा है कि मार्क्सवाद में ग्राम्सी, लुकालस और फ्रैंकफर्ट स्कूल की। तो दैट्स ऑल, यहीं पे ये वीडियो कंप्लीट होती है। एंड तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव योर रिव्यूज़ ऑल्सो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।